नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 के विज्ञान विषय अंतर्गत पाठ 1 के दहन और ज्वाला विज्ञान विषय के इस दहन और ज्वाला पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास विभिन्न वस्तुओं को जलते हुए देखा होगा। विभिन्न वस्तुओं में जैसे अगर हम लें गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, किरासन तेल, लोहे का कील, पत्थर का कील। तो अगर हम इन वस्तुओं में, इन पदार्थों में देखें तो कुछ वस्तुएं जो है सो आसानी से जलती है, कुछ वस्तुएं आसानी से नहीं जलती है और कुछ वस्तुएं इसमें जो है सो बिल्कुल नहीं जलती है। जैसे हम लोग देखें, अगर हम पत्थर के टुकड़ा पर आग लगाएंगे तो इसमें आग नहीं लगेगा, लोहे का कील इसमें नहीं लगेगा, गोबर, लकड़ी, कोयला इसमें आग लगेगा लेकिन बहुत आसानी से नहीं लगेगा। एलपीजी, किरासन तेल, पेट्रोल इसमें जल्दी आग लग जाएगा। तो जिस पदार्थ में आग लग जाता है या जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। दाह्य पदार्थ किसको कहेंगे? जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहेंगे? दाह्य पदार्थ कहते हैं। इसे ईंधन भी कहा जाता है। समझ गए? दाह्य पदार्थ किसे कहेंगे? जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहेंगे? उसे दाह्य पदार्थ कहेंगे। इसे ईंधन भी कहा जाता है। और दाह्य पदार्थ किसे कहेंगे? जो पदार्थ नहीं जलता है, अर्थात जिसमें आग नहीं पकड़ता है, वह क्या कहलाएगा? वह अदाह्य पदार्थ कहलाता है। अब दाह्य पदार्थ जो है सो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। जैसे हम कोयला लें, लकड़ी लें, कास्ट कोयला लें, गोईठा लें, ये सारे क्या हैं? ये ठोस रूप में हैं। जैसे पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, किरासन तेल लेते हैं, यह किस अवस्था में? यह द्रव अवस्था में है। गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस आदि जो है सो किस रूप में है? यह गैस के रूप में है। तो पदार्थ जो है, यानी कि दाह्य पदार्थ जो है तीनों अवस्था में हो सकता है। वह ठोस अवस्था में भी हो सकता है, वह द्रव अवस्था में भी हो सकता है और वह दाह्य अवस्था में भी हो सकता है। अब हम लोग ज्वलन ताप के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने गौर किया होगा कि बहुत वस्तुएं जो है सो बहुत जल्दी जल उठती है और बहुत वस्तुएं जो है सो जल्दी नहीं जलती, यानी कि विभिन्न पदार्थों की जलने की स्थिति अलग अलग है। कुछ वस्तुओं में जल्दी आग पकड़ती है, कुछ वस्तुओं में जो है सो आग देरी से पकड़ती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसको हम लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। कुछ जैसे अगर हम एक कागज का टुकड़ा लें और उस पर हैंड लेंस से जो है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करें तो कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कागज जो है सो गर्म हो जाता है। कागज क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसी तरह जो से अगर हम दो पत्थर के टुकड़े को रगड़ें तो रगड़ने से क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न होता है। और चिंगारी कैसे उत्पन्न होता है? जब उसमें ऊष्मा आता है, यानी कि वह गर्म होता है। यानी कि जलाने के लिए जो है सो हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ज्वलन ताप जो होता है वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। उस पदार्थ का वह क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप किसको कहेंगे? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। अब दाह्य पदार्थ में, यानी कि जो जलने वाली वस्तुएं हैं, उसमें तब तक आग नहीं पकड़ सकता है जब तक उसका तापमान ज्वलन ताप से कम रहता है। यानी कि कोई वस्तु को तभी जलेगा जब वह ज्वलन ताप पर पहुंच जाएगा। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना क्या होता है? आवश्यक होता है। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है
वह जल्दी आग पकड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं पेट्रोल में जल्दी आग पकड़ लेगा, किरासन तेल में जल्दी आग पकड़ लेगा, डीजल में जल्दी आग पकड़ लेगा। तो इसका ज्वलन ताप जो होता है क्या होता है, इसका ज्वलन ताप कम होता है। अगर हम लकड़ी में आग लगाएंगे तो लकड़ी में आग देरी से लगता है क्योंकि उसका ज्वलन ताप उच्च होता है। तो जिस वस्तु का ज्वलन ताप कम होता है उसमें आग जल्दी पकड़ लेता है, जिस वस्तु का ज्वलन ताप ज़्यादा होता है, अधिक होता है, उसमें आग देरी से पकड़ता है। इसी प्रकार आप लोग देखते होइएगा गर्मी के महीना में, जो गर्मी के महीना में सूखी घास आदि में आग जल्दी पकड़ लेता है तो उसका ज्वलन ताप गर्म होके क्या होता है, उसका ज्वलन ताप कम हो जाता है, यानी कि उसका ज्वलन ताप जलने लायक हो जाता है, यानी कि वह ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है। यानी कि ठंडा के मौसम में या बरसात के मौसम में आग देरी से पकड़ता है तो उसका क्या कारण है, उसका कारण है कि वस्तु ज्वलन ताप पर नहीं पहुंचा, यानी कि वह ज्वलन ताप से कम है। तो किसी भी वस्तु के जलने के लिए उसका ज्वलन ताप पर जाना आवश्यक है, यानी कि जब तक ज्वलन ताप पर नहीं पहुंचेगा उसमें जो है सो आग नहीं लगेगा। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा उसमें आग जो है जल्दी पकड़ेगा। तो आप लोग ज्वलन ताप के बारे में समझ चुके हैं। अब जलने के लिए ज्वलन ताप के अलावे और क्या जरूरी हो सकता है, तो इसके लिए हवा जरूरी है। यह ऑक्सीजन जलने में क्या करता है, मदद करता है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। अगर हम किसी मोमबत्ती को जला दें और मोमबत्ती के ऊपर अगर हम एक गिलास को रख दें या कोई बर्तन रख दें तो देखते हैं मोमबत्ती कुछ देर जलने के बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण ये है कि जब हम ग्लास को मोमबत्ती के ऊपर रख देते हैं तो वहाँ पर जो है सो ऑक्सीजन कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहता है, हवा नहीं रहता। हवा नहीं मिलने के कारण जो है सो बत्ती बुझ जाती है, कुछ देर तक जलते रहता है। इसका कारण यह है कि उसके अंदर जब तक ऑक्सीजन या हवा है तब तक जलती है, उसके बाद जो है सो वह क्या होता है, बुझ जाती है। तो जलने के लिए जो है सो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। इसके लिए अगर हम देखें तो जलने के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। एक है ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ यानी कि दाह्य पदार्थ होना चाहिए। इसके लिए ज्वलन ताप होना चाहिए, यानी अभी हम लोगों ने देखा कि जब तक ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वस्तु नहीं जलेगा। और तीसरा हवा की जरूरत होगी। हवा में जो है सो ऑक्सीजन जरूरी है जो जलने में मदद करता है। अब हम लोग माचिस के इतिहास के बारे में देखते हैं, माचिस कैसे आया। तो माचिस बनाने का पहला प्रयास प्रथम 1860 ईस्वी में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा था। सफ़ेद फास्फोरस जो है इसकी विशेषता है यह स्वयं जल उठता है, जिसके कारण जो है सो माचिस का आविष्कार नहीं हो पाया क्योंकि यह खतरनाक था। अभी जो हम लोग माचिस देखते हैं इसकी बनने की शुरुआत 1845 में हुआ, जब लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ। इस दोनों में सफ़ेद फास्फोरस स्वयं जल उठता है लेकिन लाल फास्फोरस स्वयं नहीं जलता है। माचिस की तिल्लियों पर जो लगा रसायन होता है वह पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बों पर लगा फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है, यानी कि माचिस के डिब्बा पर जो है वह फास्फोरस और सल्फर होता है, लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टोन ने 1885 ईस्वी में स्वीडन में बनाई थी। तो ये हम लोगों का क्या माचिस का इतिहास है। अब हम लोग जो है सो मोमबत्ती के बारे में देखेंगे, यानी कि जो मोमबत्ती जलती है वह मोमबत्ती जो है सो अनेक चीज़ों के बारे में इशारा करती है। हम लोग अगर मोमबत्ती को देखें तो मोमबत्ती जो है, मोम एक ईंधन है जो ऊर्जा का रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। मोम क्या है? मोम एक ईंधन है
यह ऊर्जा के रूप में है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। मोम में बत्ती लगी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोमबत्ती कहते हैं। मोमबत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम क्या होता है, पिघलने लगता है। आप लोग मोमबत्ती जलाए होइएगा तो देखे होइएगा, जब हम लोग मोमबत्ती के बत्ती में आग लगाते हैं तो उसके आसपास नीचे वाला मोम क्या होता है, पिघलने लगता है। और पिघला मोम धागों की सहायता से आगे चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देता है। और हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है और यह क्या करता है, कार्बन को भी जलाता है। तो मोमबत्ती जो है सो हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं आग गर्म क्यों होती है। तो जब हम इसके बारे में, जब हम लोग किसी ईंधन को जलाते हैं यानी कि किसी दाह्य पदार्थ को हम लोग जलाते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यानी कि जब हम किसी ईंधन को या दाह्य पदार्थ को जलाते हैं तो क्या होगा, उसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आग क्या होता है, गर्म होता है। आप लोग समझ गए होंगे आग गर्म क्यों होता है। तो जब किसी हम ईंधन को जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकलता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसका ऊष्मीय मान बहुत ही उच्च होता है, जिसके कारण आग क्या होता है, जिसके कारण आग गर्म होता है। अब ऊष्मीय मान किसको कहते हैं, तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ऊष्मीय मान किसको कहेंगे, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम को पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। इसको याद रखेंगे, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल किलोग्राम में मापा जाता है। यानी कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। अब है हम लोग देखेंगे आग पर नियंत्रण कैसे करेंगे, आग पर कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो हम लोग देखें आग जलने के लिए क्या चाहिए। तो आग जलने के लिए ईंधन या दाह्य पदार्थ चाहिए, वायु चाहिए और ऊष्मा चाहिए। ये 3 चीज होगा तभी जो है सो आग जलेगा। अगर हम इन 3 पदार्थ में से किसी भी पदार्थ को हटा लें, एक या एक से अधिक पदार्थों को हटा लें तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। यानी कि अगर जो है सो हम ऑक्सीजन को हटा दें तब भी आग बुझ जाएगी, ज्वलन ताप ज़्यादा कर देंगे तब भी बुझ जाएगी, और दाह्य पदार्थ को हटा लें तब भी बुझ जाएगी। लेकिन दाह्य पदार्थ हमेशा हटाना संभव नहीं है, क्योंकि मान लिया अगर किसी घर में आग लग गया तो पूरे घर को हटाना संभव नहीं है। तो हम लोग आग बुझाने के लिए जैसे वायु या ऊष्मा इसको हटा देते हैं, यानी कि वायु को अलग कर देते हैं, ऊष्मा यानी कि ज्वलन ताप को ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारण जो है सो आग बुझ जाता है। अब हम लोग आग को बुझाने में अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। उसमें अधिकांशतः हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। लेकिन जल का उपयोग किसमें किया जाएगा, जैसे लकड़ी में आग लगा हुआ तो इसको बुझाने के लिए हम लोग जल का प्रयोग कर सकते हैं। कागज में आग लगा हुआ है तो इसको बुझाने के लिए हम लोग जल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तेल में लगा हुआ है, पेट्रोल में लगा हुआ है, विद्युत का आग है तो इसके लिए जो है सो हम जल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर किरासन तेल में आग लगा हुआ तो अगर हम जल का प्रयोग करेंगे तो किरासन तेल जल से हल्का है तो तेल ऊपर आ जाएगा और जल नीचे चला जाएगा, जिससे आग जो है नहीं बुझेगा। ऐसी ही स्थिति पेट्रोल में रहेगा। तो इसको आग को हम बुझाने के लिए अन्य अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है, यह ऑक्सीजन से भारी होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यह ऑक्सीजन से भारी होता है और यह एक आवरण की तरह करता है, यानी कि कंबल की तरह लपेट लेता है, जिससे जो है सो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग जो है सो बुझ जाता है। यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करके आग को बुझा दिया जाता है। यह ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग आग बुझाने में उपयोग करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है, यह एक आवरण का काम करता है और पूरी तरह से जो है सो घेर लेता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है। यह ईंधन के ताप को भी, यानी कि ज्वलन ताप को भी नीचे कर देता है, जिसके कारण जो है सो आग बुझ जाता है। दूसरा आप लोग देखे हुएगा घरों में लगा हुआ रहता है अग्निशामक, उसमें जो है सो कांच की एक शीशी में अम्ल भरा रहता है और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा जाता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखेंगे क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट रखा जाता है। यह आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल को मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग को हवा से संपर्क को तोड़ देता है। आप लोग पेट्रोल पंप पर देखे होइएगा बालू रखा हुआ रहता है। यह क्यों रखा हुआ रहता है? यह भी जो है सो उसको डालने पर जो है सो यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को, यानी कि हवा की आपूर्ति को रोक देता है, जिससे आग जो है सो बुझ जाता है। आप लोग देखे होंगे अगर मान लिया किसी को शरीर में आग पकड़ ले तो हम लोग देखते हैं उसको कहा जाता है कि कंबल लपेट दिया जाए। तो कंबल लपेट देने से क्या होता है, उसमें भी ऑक्सीजन की आपूर्ति या हवा की आपूर्ति कम हो जाती है और जिसके कारण जो है सो आग बुझ जाता है। अब हम लोग जो है सो आग बुझाने में, जैसे किरासन तेल पेट्रोल आदि में आग लगा हुआ है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग जल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जल करने से, यानी कि जल जो होता है वह भारी होता है और तेल हल्का होता है, तेल जो है उसके ऊपर आ जाएगा और आग नहीं बुझेगा। इसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक कैसे कार्य करता है इसको आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं दहन के प्रकार। दहन कहते किसको हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन किसको कहेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। दहन 3 प्रकार का होता है। एक तीव्र दहन होता है, तो वैसा दहन जिस पदार्थ में तेजी से जलने लगता है तीव्र दहन कहलाता है। जैसे पेट्रोल में आग लगेगा तो वह तीव्र दहन होगा। स्वतः दहन वह होता है जिसमें स्वतः आग लग जाता है। जैसे फास्फोरस, अगर सफ़ेद फास्फोरस लेंगे तो उसमें स्वतः आग लग जाता है, उस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। और एक विस्फोट होता है जिसमें ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, वह क्या कहलाता है, विस्फोट कहलाता है। जैसे हम लोग फटाका छोड़ते हैं तो फटाका में जो है सो ऊष्मा भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है और उसमें एक तेज आवाज़ भी होता है। तो इस प्रकार के दहन को कहते हैं विस्फोट। अब ज्वाला के भाग है, यानी कि आप लोग मोमबत्ती को जलते हुए देखे होइएगा, गैस के बर्नर को जलते हुए देखे होइएगा, तो उसमें 3 क्षेत्र होता है। एक बाहरी भाग होता है, दूसरा मध्य भाग होता है और तीसरा आंतरिक क्षेत्र होता है। कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। एक बाहरी भाग, एक मध्य भाग और तीसरा आंतरिक क्षेत्र। तो बाहरी भाग किसको कहेंगे, बाहरी भाग जो है सो अदीप्त क्षेत्र होता है। यहाँ पर पूर्ण दहन होता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। यह भाग जो है सो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और यह नीली लौ के साथ जलता है। यानी कि आप लोग गैस के बर्नर को गौर से देखेंगे तो किनारे में जो है सो बाहरी भाग में जो है सो आपको नीला लौ दिखाई देगा और यहाँ पर जो है सो गर्म सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सबसे ज़्यादा होता है। मध्य भाग में देखेंगे तो उसमें जो है सो पीला रंग का रोशनी आपको दिखाई देगा। यह पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है। यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलता है और यहाँ कार्बन के कण भी
होते हैं। तीसरा होता है आंतरिक क्षेत्र। तो आंतरिक क्षेत्र यानी कि बीच वाला क्षेत्र, जो आंतरिक क्षेत्र में बत्ती के नज़दीक होता है वह काला रंग का होता है, कार्बन का वहाँ कण होता है, वहाँ वह जो है सो सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। तो आप लोगों ने इसको देखा, इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसमें जो है सो ये बाहरी भाग है, बाहरी भाग में पूर्ण दहन है, यह बाह्य क्षेत्र है, इसमें रोशनी जो है सो कैसा है, नीला है। बीच वाला क्षेत्र ये है, इस देख रहा है पीला दिखाई पड़ रहा, ये आंशिक दहन वाला भाग है, मध्य भाग है, इसका रोशनी कैसा है, पीला है। और तीसरा बीच वाला ये है जो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है, यह काला भाग है, यहाँ पर सबसे कम गर्मी की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों ने इस पिक्चर को देख के समझ सकते हैं, ये इस पिक्चर को आप लोग देख के समझ सकते हैं। जो ये बाहरी भाग है यह पूर्ण दहन का क्षेत्र है, इसका नीला रोशनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा आपूर्ति है, यह सबसे गर्म भाग है। बीच वाला क्षेत्र जो है सो ये आंशिक दहन वाला भाग है, यह मध्य भाग है, इसका रोशनी पीला रहता है, यहाँ पर कम गर्मी होती है। और ये बीच वाला एकदम आंतरिक क्षेत्र है जहाँ पर कम गर्मी की प्राप्ति होती है, यह काला भाग है। तो इसका ये ज्वाला का तीनों क्षेत्र हो गया। अब हम लोग देखते हैं ईंधन के जलने से जो है सो प्रदूषण होता है, यानी कि प्रदूषण क्यों होता है इसके बारे में। तो अधिकांश ईंधनों के दहन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा जो है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण होते हैं। यानी कि विश्व में तापमान की जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि का एक मुख्य कारण क्या है, इस वृद्धि का एक मुख्य कारण आपका जो है सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना है दहन के पश्चात। दूसरा है कोयले और डीजल को जब हम दहन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन का गैसीय ऑक्साइड निकलता है, और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में क्या होता है, घुल जाता है, और घुलने के पश्चात जो है सो अम्ल वर्षा करता है, जो फसलों, भवनों और मृदा को हानि पहुंचाता है। तो इससे जो है सो वातावरण में प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार जो है सो हम लोग आज दहन और ज्वाला पाठ को पढ़ा। इसमें क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इसके अभ्यास प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज जो हम लोगों ने पढ़ा, जो दहन और ज्वाला के बारे में जाना और इसके मुख्य तथ्यों को देखा, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।